एक ऐसा बंदा जिसने कोरिया वैलेडिक्टोरियन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और बार एग्जाम में परफेक्ट स्कोर हासिल किया था। वो चाइल्ड लॉ फर्म का सबसे यंगेस्ट लीगल काउंसिल था। एक ऐसा अनपैरेलल्ड लॉयर जिसका केस जीतने का रेट 95% था। लेकिन ये सब चीजें भी ह्यूंग को बचा नहीं पाई। ह्यूंग अपने पेट में लगे लोहे के सरिये को देख हाँफ रहा था। तभी उसके सामने खड़ा बंदा बोलने लगा कि तुम्हें इतनी ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। ह्यूंग ने भी गुस्से से अपने दांत भींचते हुए पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सामने से उस बंदे ने हंसते हुए कहा कि ये बात तो तुम मुझसे भी बेहतर तौर पे जानते हो। हमारा देश कोई अमेरिका नहीं है। ह्यूंग भी गुस्से से कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी उसे खून की उल्टी होने लगी। सामने खड़े बंदे ने आगे कहा कि अगर तुम्हें जस्टिस को अपहोल्ड करने की इतनी ही चाह थी तो तुम्हें अमेरिका चले जाना चाहिए था। आखिर तुम्हें यहां इतनी सारी दिक्कतें खड़ी करने की क्या जरूरत थी। ये सुन पसीने से लथपथ हो चुका ह्यूंग बोलने लगा कि तो इसका मतलब कि तुम सब कमीने दुहान कंपनी से हो। उस बंदे ने भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि तुम्हें प्रेसिडेंट के कजन को दुहान कंपनी में अकेला छोड़ देना चाहिए था। आखिर तुमने बाकियों की तरह उस केस को अवॉइड क्यों नहीं किया। ऐसी बेवकूफी करने की तुम्हें यही सजा मिलती है। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि आखिर इस केस में नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस इन्वॉल्व क्यों हो रही है। क्या तुम्हारा काम इस देश को प्रोटेक्ट करने का नहीं है। उस बंदे ने ह्यूंग की ओर बढ़ते हुए बताया कि लगता है तुम्हें कोई बड़ी गलत फहमी हो गई है। हमारा काम इस देश को बचाने का नहीं है, बल्कि हमारा काम इस देश के प्रेसिडेंट को बचाने का है। इतना बोल उसने ह्यूंग के पेट में लगा वो सरिया खींच लिया। ह्यूंग भी अब अपने होश खोने लगा था। फिर उस बंदे ने अपने साथियों से उस जगह को क्लीन अप करने को बोला। साथी भी उसकी बात मान एक बड़ा सा ड्रम ले आए। उन्होंने ह्यूंग को उस ड्रम के अंदर डाल दिया और फिर उसमें पत्थर डालने लगे और ऐसे ही ह्यूंग खत्म हो गया। इसके बाद हमें योमरा का महल दिखाया जाता है। योमरा कोरियन यमराज होते हैं। अपने सिंहासन पे बैठे योमरा ने ह्यूंग की आत्मा देख पूछा कि तो इसका मतलब कि ये अपने वक्त से पहले ही यहां आ चुका है, राइट। उसके सामने खड़े बंदे ने भी पूछा कि तो अब हमें क्या करना चाहिए एम्परर योमरा। योमरा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा कि मरते वक्त इसे पूरी तरह से खून में बदल दिया गया था। अब तो इसकी बॉडी भी नहीं बची। ये थोड़ी दिक्कत की बात है। न सिर्फ इसकी मौत अनएक्सपेक्टेड थी, बल्कि ये एक ऐसा इंसान है जिसे मरना नहीं चाहिए था। हमने इसे पृथ्वी पे इसलिए भेजा था क्योंकि वहां करप्शन एकदम टॉप पे पहुंच गया था। ये सुन सामने खड़े बंदे ने भी उनकी बात से अग्री करते हुए कहा कि अगर ये ऐसे ही हमारे पास यहां आ गया तो काफी मुश्किल हो जाएगी। योमरा ने बताया कि हाँ मैं जानता हूं, इसलिए ही मैंने कहा कि ये एक दिक्कत की बात है। तो अब इस आत्मा के साथ क्या किया जाए। चूंकि अब बात यहां तक पहुंच चुकी है तो हमारे पास भी एक्सपीडियंट सोल्यूशन यूज करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। ये सुन सामने खड़े मिनिस्टर्स हैरान होकर पूछने लगे कि क्या आप इसे रिग्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। बाकी के गॉड्स को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। योमरा ने कहा कि मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए तैयार हूं। सामने से उस बंदे ने बताया कि लेकिन अगर आपने इसे रिग्रेस कर भी दिया तो भी इसकी कुछ ज्यादा मदद नहीं होगी। योमरा ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं, इसलिए मुझे इसे कुछ पावर भी देनी पड़ेगी ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। इतना बोल योमरा ने अपने हाथ से कुछ एनर्जी निकालकर ह्यूंग की आत्मा को जाने के लिए बोला। इससे ह्यूंग की आत्मा तुरंत ही आसमान में उड़ गई। पीछे से योमरा बोलने लगा कि इस बार तुम सरवाइव करके ही रहोगे। तभी सीन किसी घर पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग चौंकते हुए नींद से उठ बैठा, लेकिन खड़े होते ही उसका सिर ऊपर लगी लकड़ी से टकरा गया। इससे ह्यूंग दर्द के मारे कांपने लगा। तभी किसी ने उसे पूछा कि क्या तुम पागल हो। ह्यूंग भी एक उल्टा सिर लटका रही लड़की को देख डर के मारे चिल्लाने लगा। सामने से उस लड़की ने उसे गधा बुलाते हुए चुप होने को बोला। ये उसकी बड़ी बहन यूना होती है जिसकी उम्र 17 साल है। यूना ऊपर के बेड से अपना सिर लटकाकर बता रही थी कि हमें ये बंक लिए हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। क्या तुम्हें अभी भी इसकी आदत नहीं लगी। मैं इस बात से सरप्राइज्ड हूं कि इतनी बार टकराने के बाद भी तुम्हारा सिर अभी तक ठीक कैसे है। वहीं ह्यूंग जो कि अपनी 15 साल की उम्र में वापस आ चुका था, वो अपनी बड़ी बहन को देख चौंकते हुए पूछने लगा कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। ये सुन यूना मुंह बनाकर बोलने लगी कि मुझे तुम्हें ये बताते हुए काफी अफसोस हो रहा है कि मैं अभी भी 17 साल की उम्र के बाद एकदम हेल्थी और जिंदा हूं। तुम्हारी मेरे मरने के बारे में सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई। वहीं ह्यूंग 17 साल की बात सुन चौंक गया। ये देख उसकी बहन उसे गधा बुलाकर पूछने लगी कि क्या तुम्हें बेसिक मैथ्स नहीं आती। अब अपना दिमाग ठीक करके जल्दी से सो जाओ। ह्यूंग भी उसकी बात सुन वापस लेट गया। वो अपना मर्डर वाला सीन याद कर सोचने लगा कि क्या वो सिर्फ एक सपना ही था, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक था। आखिर यहां चल क्या रहा है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। यूना चिल्लाते हुए बोल रही थी कि मैं लेट हो रही हूं, ह्यूंग जल्दी से बाहर निकल। ये देख उसकी मां ने कहा कि कम से कम नाश्ता तो करती जाओ, लेकिन यूना ने टोस्टर से एक ब्रेड लेते हुए कहा कि मेरे लिए इतना ही काफी है। इतना बोल वो ह्यूंग के साथ स्कूल के लिए निकल गई। ह्यूंग को धीरे चलता देख यूना ने उसे स्लोपोक बुलाते हुए कहा कि
अबे जल्दी करो, अगर तुम लेट हो गए तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाली, समझे? लेकिन पीछे चल रहा ह्यूंग कुछ अलग ही विचारों में खोया हुआ था। वो खुद को देख सोचने लगा कि मेरे हाथ छोटे हो गए हैं और मैंने नेम टैग वाली यूनिफॉर्म पहन रखी है। मैं फिर से मिडिल स्कूलर बन चुका हूं। ऐसा लग रहा है मानो मेरा दिमाग घूम गया हो। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? और सबसे जरूरी बात यह कि मेरी बहन अभी भी जिंदा है। मुझे याद है कि मेरी बहन की जिंदगी उतनी भी अच्छी नहीं थी। उसने एक ऐसे लड़के से शादी की थी जिसे वो हाई स्कूल में मिली थी, लेकिन वो लड़का किसी भी एंगल से बेस्ट हस्बैंड मटेरियल नहीं था। उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन उन्होंने बाद में डिवोर्स ले लिया और उसने अपने दोनों बेटों को भी एक्सीडेंट में खो दिया। फिर वो सब कुछ पीछे छोड़ खुद से ही शांत लाइफ जीने के लिए जापान मूव कर गई। लेकिन आखिर में वहां पर भी सुनामी आ गई और हमें उसकी बॉडी तक नहीं मिली। और अभी वही सिस्टर मेरे सामने जिंदा खड़ी है। तभी कुछ याद करके वो चौंक गया। उसने मन ही मन कहा कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो यूना उस लड़के से इसी वक्त के अराउंड मिली थी। वो लड़का एक सो कॉल्ड बुली था जो कि स्पोर्ट्स और फाइटिंग में अच्छा था और साथ ही दिखने में भी हैंडसम था। उसी कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी खराब की थी और उसकी वजह से ही मेरी बहन मौत के मुंह में चली गई। मुझे नहीं पता कि ये हकीकत है या सिर्फ एक सपना, लेकिन मुझे उस लड़के को अपनी खुद की आंखों से चेक करना होगा। इतना सोच वो भाग कर कहीं जाने लगा। पीछे से उसकी बहन भी चिल्लाते हुए पूछ रही थी कि तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन ह्यूंग उसकी बात इग्नोर कर किसी जगह पे पहुंचकर बोलने लगा कि मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं था। आखिर वो है किधर? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि माफी मांगते हुए बोल रहा था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। ह्यूंग भी दीवार के पीछे छिपा उसे देखने लगा। वहां पर कुछ लोग एक लड़के को बुली कर उससे पैसे मांग रहे थे। वहीं एक और लड़का अपना फोन चलाते हुए उन्हें जल्दी करने को बोल रहा था। ये वही लड़का था जिसे ह्यूंग ढूंढ रहा था। इसका नाम है जो ह्यूक। उसे देख ह्यूंग ने एक्साइटेड होकर सोचा कि अगर ये वाकई में हकीकत है तो यही मेरा चांस है। वहीं वो बुली हो रहा लड़का अभी भी बोल रहा था कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये सुन वो बुलीज उसे और भी ज्यादा पीटने लगे। फिर जो ह्यूक ने उसके पास जाकर पूछा कि अबे क्या तू वाकई में पागल हो गया है? उस लड़के ने तुरंत ही माफी मांगते हुए कहा कि प्लीज मुझे अब की बार माफ कर दो, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। सामने से जो ह्यूक ने कहा कि लंच से पहले मेरे पास $50 ले आना। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगा, समझे क्या? उसकी बात सुन उस बुली हो रहे लड़के ने बताया कि मेरे पास वाकई में अभी कोई पैसे नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अगले दिन पैसे ले आऊंगा। ये सुन वो लोग उसे फिर से पीटने लगे। वहीं दीवार के पीछे छिपा ह्यूंग उन्हें कमीना बोलते हुए सोच रहा था कि ऐसे तो ये लोग उस लड़के को वाकई में मार डालेंगे। जो ह्यूग तू वाकई में एक बहुत बड़ा कमीना है। वहीं उस बुली हो रहे लड़के का नेम टैग भी जमीन पे पड़ा हुआ था। इसके बाद हमें शाम के वक्त ह्यूंग के घर का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग गहरी सांस छोड़ते हुए सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं? मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। क्या मैं वाकई में कुछ नहीं कर सकता? इतना बोल वो एक कागज पे सब कुछ लिखने लगा। उसने कुछ आइडिया सोचने की कोशिश करते हुए कहा कि मुझे अपनी बहन का फ्यूचर चेंज करने के लिए इसे अभी से रोकना होगा। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वो पास ही डस्टबिन में पड़े कागज को देख सोचने लगा कि आखिर ये लाल कलर की क्रिंजी चीज क्या है। इतना सोच उसने उस कागज को उठाकर पढ़ा तो ये किसी के द्वारा उसकी बहन को लिखा गया लव लेटर था। ये देख ह्यूंग भी शातिर मुस्कान के साथ हंसकर सोचने लगा कि लगता है कोई लड़का वाकई में यूना को लेकर सीरियस है। अब ये बेचारा कमीना कौन है जो खुद की बलि देने के लिए इतना डिटर्मिन्ड है? तभी उसे वो लेटर लिखने वाले बंदे का नाम दिखाई दिया। वो पार्क सियोक नाम देख सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि उस बुली हो रहे लड़के के नेम टैग पे भी यही नाम था। तभी कुछ याद करके वो और भी सरप्राइज्ड हो गया। उसने उस बुली हो रहे लड़के को याद कर सोचा कि तभी मुझे वो लड़का कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। फिर वो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के एक प्रोसिक्यूटर को याद कर मन ही मन बोलने लगा कि उसका नाम था पार्क सियोक, जिसे स्कूल वायलेंस का ग्रिम रीपर कहा जाता था। मुझे और उसे साथ मिलाकर शील्ड और स्पीयर कहा जाता था। वो एक ऐसा प्रोसिक्यूटर था जो स्कूल वायलेंस के मामले में बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता था। मैंने सुना है कि उसने आखिर में उन बंदों को भी जेल भिजवा दिया था जिसने उसे स्कूल के वक्त बुली किया था। मुझे इस बारे में और गहराई से पता लगाना होगा। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जो ह्यूक और उसकी गैंग फिर से पार्क सियोक को पिट रहे थे क्योंकि वो पैसे नहीं लाया था। सामने से पार्क सियोक ने उन्हें यह सब बंद करने को बोला। ये सुन जो ह्यूक ने गुस्से के मारे उसके बाल पकड़ लिए। वहीं दीवार के पीछे कैमरा लेकर खड़ा ह्यूंग मन ही मन बोल रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे डैड की हॉबी मुझे इस तरह से काम आएगी, लेकिन उन्हें तो अब तक ये भी पता नहीं होगा कि उनके पास भी एक कैमरा है। इतना सोच उसने अपना कैमरा बंद कर कहा कि प्रेप वर्क के लिए इतना काफी रहेगा। अब मेरा काम शुरू करने का वक्त आ गया है। अब शुरू होगा मेरा अपनी बहन की बिगड़ी हुई जिंदगी को फिक्स करने का प्रोजेक्ट। इसके बाद सीन किसी बिजी एरिया पे शिफ्ट होता है जहां काफी सारे कोचिंग सेंटर के बोर्ड्स लगे हुए थे। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोचिंग सेंटर था।
पार्क सियोक वहां से बाहर निकलते हुए बोल रहा था कि मुझे नहीं पता कि अगले दिन